उसने पूछा, जनाब आपकी गुड़िया बहुत खूबसूरत है। ज़फ़र ने उसकी तरफ पलट कर कहा, गुड़िया नहीं है वो, बच्ची है मेरी अपनी बच्ची। इरफान की सांसें अटक गई। ये कैसा पागल आदमी है जो गुड़िया को अपनी बच्ची बता रहा है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ डरावनी, कुछ रोमांटिक, कुछ असल ज़िंदगी से प्रभावित, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि सच्चाई क्या है और कहानियाँ क्या। अगर आपको ये कहानियों का सफ़र अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ अच्छी लगती है, जो कि ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर आप सुनेंगे, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए अभी, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बारिश की आखिरी बूंदें भी जब शहर की पुरानी गली की मिट्टी में मिलकर धीरे धीरे सूखने लगी, तो एक अजीब सी खामोशी उतर आई। वो खामोशी जिसमें पुरानी दीवारों के दरारों से गुजरे हुए वक्त की सूरतें झांक कर फिर से गायब हो जाती थी। गली के उस अंत में जहाँ नज़ारे अक्सर थम जाते थे, लोग चलना कम पसंद करते थे, वहीं एक मकान था। पीला रंग उधड़ चुका था, खिड़कियों पर जाली में धूल ने अपनी चादर टांग रखी थी। मकान का नाम किसी ने रखा नहीं था, पर लोग उसे अंधेरे का घर कहने लगे थे। रात के पहले प्रहर में उसके बाहर एक छोटी सी खिड़की से पीली रोशनी टिमटिमाती दिखाई देती। ऐसा लगता मानो कोई वहाँ किसी पुरानी आवाज़ की तरह बार बार कान टिकाए बैठा है। कुछ लोग कहते वहाँ कोई अधेड़ उम्र का रहता है। उस अधेड़ उम्र के आदमी का नाम ज़फ़र था। वो गली में नया नहीं आया था। उसका परिवार सदियों से यहाँ रह रहा था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। 2 बहनों की शादी हो गई थी, जो शादी के बाद फिर कभी वापस नहीं आई, कोई नहीं जानता क्यों। ज़फ़र की हंसी बहुत कम बाहर निकलती थी, पर जब भी निकलती सबको अजीब सा महसूस होता। उसकी निगाहें धीमी थी। वो हर चीज़ को, हर शख्स को ऐसे देखता जैसे उनकी रूह तक झांक रहा हो। चेहरे पर उम्र से ज़्यादा स्थिरता थी, मानो किसी ने उसे समय की नमी में सुनहरा करके पकाया हो। वो देर से कभी बाहर नहीं आता था और लोगों से बातचीत बहुत कम करता था। बच्चों की हंसी सुनते ही उसके होंठ सख्त हो जाते। पर इन सभी के बीच उसे एक चीज़ का बहुत शौक़ था, पुरानी चीज़ें जमा करना, पुरानी किताबें, टूटे खिलौने, पुराने पत्र। और एक दिन उसने बाज़ार में एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया देखी। जब उसने उसका दाम पूछा तो दुकानदार ने कहा, ये गुड़िया बेकार है, कोई नहीं खरीदता, सब कहते हैं डरावनी है, देखिए ना इसकी आंखें कैसे लाल हैं, माल के साथ गलती से आ गई थी। ज़फ़र ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट, ये गुड़िया मेरे लिए बनाई गई है, मैं खरीदूंगा इसे। और ये कहते हुए उसने उस गुड़िया को खरीद लिया। हाथ में उठाए ऐसे घर जाने लगा मानो उसे किसी दूसरी दुनिया का खजाना मिल गया हो। अपने कमरे के सबसे ऊंची अलमारी पर रखा, पर कोई नहीं मानता था कि वो सिर्फ एक गुड़िया है, क्योंकि उस गुड़िया को लेके जाने के बाद ज़फ़र ने घर से निकलना एकदम बंद कर दिया। बिल्कुल, अब वो ना खाने को बाहर आता, ना कुछ लेने को बाहर आता। कभी कभी उसे आधी रात में इधर उधर भटकते देखा गया था, पर दिन में कभी नहीं। जब से वो उस गुड़िया को लेकर गया था, कहते हैं ज़फ़र के मकान से अजीब सी बचकानी आवाज़ें आने लगी। कभी ज़फ़र ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता, कभी किसी बच्ची की बहुत तेज़ रोने की आवाज़ें आती और ज़फ़र उसे बच्चे की तरह चुप कराता। शुरुआत में लोग हंसे, गुड़िया रोती भी कैसे, लकड़ी की तो है। पर फिर छोटी छोटी घटनाएं सामने आने लगी। ज़फ़र को कभी कब्रिस्तान में देखा जाता, कभी कब्रिस्तान की दीवारों पर बैठा रहता। जिस भी घर के सामने से ज़फ़र गुज़रता, उस घर की लाइटें टिमटिमाने लगती। ज़फ़र के घर के सामने आधी रात को एक अजीब सी दुर्गंध फैलने लगती, जैसे कुछ मर गया हो, जैसे कुछ सड़ रहा हो। बच्चे उस घर के सामने से जाने से कतराने लगे।
लोगों के साए गायब हो जाते ज़फ़र के घर के सामने जाकर, उनकी कदमों की आवाज़ें गायब हो जाती। जैसे वो घर सारी आवाज़ें, सारी रोशनी, सारे साए निकलने लगा था। तभी उस शहर में आया इरफ़ान। इरफ़ान एक लेखक था, कहानियाँ लिखा करता था, कहानियाँ जोड़ा करता था। इरफ़ान अपने खाला के घर आया। जब इरफ़ान की खाला ने बताया कि ये एक लेखक है जो लिखते हैं, तो सब खुश हो गए। उस दौर में लड़कियों में ये लेखकों के लिए एक अजीब सा प्यार उमड़ रहा था। सारी लड़कियां इरफ़ान के इर्द गिर्द उसे घेरे रखती, कहती हमारे लिए भी कोई शेर सुना दीजिए, हमारे लिए भी कोई कविता लिख दीजिए। पर इरफ़ान जहाँ भी जाता कहानी की तलाश में रहता। ऐसे ही एक दिन वो सोच रहा था कि वो क्या लिखे, तो उसकी नज़र ज़फ़र पर पड़ी। ज़फ़र मैले कुचले कपड़ों में गुड़िया को अपने सीने से लगाए चुपचाप भाग रहा था और हंस रहा था। इरफ़ान ने अपनी खाला से पूछा, इन जनाब का क्या मसला है? इरफ़ान की खाला ने बताया कि उसके माता पिता के मौत के बाद वो अजीब सी हरकतें करने लगा। इस गुड़िया को लेकर पड़ा रहता है। कुछ लोग तो कहते हैं वो काला जादू करता है। इरफ़ान हंसने लगा। इस सदी में भी लोगों को काले जादू पर यकीन है? उसने कहा, तब तो हमें भी ये जादू देखना पड़ेगा। इरफ़ान की खाला ने कहा, खबरदार अगर तुम उस गली में भी गए। इरफ़ान, कुछ चीज़ों को ना छूना अच्छा होता है, कुछ चीज़ों को ना देखना अच्छा होता है। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती ज़रूरी नहीं कि वो हो ही ना। दिन इरफ़ान बाज़ार से घर जा रहा था। बाज़ार में भीड़ होने के कारण उसके पास सामान बहुत था और रिक्शे वाले ने उसे बीच में ही उतार दिया कि आगे बहुत भीड़ है, रिक्शा नहीं जा पाएगा। इरफ़ान चाहता तो मेन बाज़ार से चलकर घर जा सकता था, पर उसे लगा अगर वो गलियों के अंदर से जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। गलियों में भीड़ नहीं था। उसे नहीं पता था कि वो ज़फ़र की गली है। जैसे ही वो ज़फ़र के घर के सामने पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो घर उसका साया निगल रहा हो। वहाँ सारी आवाज़ें ख़त्म हो जाती थी, जैसे वो घर सारी आवाज़ें, सारी रोशनी, सारे साए, सारी खुशियाँ निगल लेता हो। उसे अजीब सी सिरहन महसूस हुई, उसे ठंड लगने लगी। उसने घर की तरफ देखा तो बैल्कनी में ज़फ़र खड़ा बड़ी सी मुस्कान दे रहा था, अजीब सी मुस्कान। इरफ़ान को डर लगा पहली बार। उसने वो सामान उठाया और जल्दी से अपने खाला के घर चला गया। तो इरफ़ान को डर भी लग रहा था, पर उसके अंदर का वो लेखक जिसे वो कहानी जाननी थी, जिसे उस पर लिखना था, उसने हिम्मत जुटाई। शाम को जब सब लोग दावत पर गए, उसने बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत ख़राब थी और वो पहुंचा ज़फ़र के घर के सामने। उसने ज़फ़र को आवाज़ दी, भाईजान, ज़फ़र भाईजान। ज़फ़र ने धीरे से दरवाज़ा खोला। बताइए क्या मसला है? मुझे आपसे बात करनी थी। कहिए, अंदर आ सकता हूँ? ज़फ़र ने कहा। बिल्कुल आ सकते हैं। ज़फ़र ने इरफ़ान को अंदर बुलाया। इरफ़ान जैसे ही अंदर गया, वही अजीब सी महक, जैसे कोई मांस सड़ रहा हो, जैसे कहीं गोश्त पिघल रहा हो। उसने अपना हाथ नाक पर रखा, बट फिर जब उसने ज़फ़र की तरफ देखा कि उसे अजीब लग रहा है, उसने हटा लिया। फिर जाकर वो सोफ़े पर बैठा तो उसकी नज़र उस अलमारी पर रखी गुड़िया पर पड़ी, जिसे वो अपने सीने से लगाए घूमता था। उस गुड़िया को उसने बहुत सुंदर सजा रखा था, जैसे कि वो कोई दुल्हन हो और उस गुड़िया की शादी होने वाली हो। उसने पूछा, जनाब आपकी गुड़िया बहुत खूबसूरत है। ज़फ़र ने उसकी तरफ पलट कर कहा, गुड़िया नहीं है वो, बच्ची है मेरी, मेरी अपनी बच्ची। इरफ़ान की सांसें अटक गई। ये कैसा पागल आदमी है जो गुड़िया को अपनी बच्ची बता रहा है। इतने में रसोई घर से ग्लास, चम्मच और कुछ घोलने की आवाज़ें आने लगी। ज़फ़र 2 ग्लासों में शरबत बना कर लाया था इरफ़ान के लिए। उसने कहा, लीजिए हमारा ख़ास इमाम का गुलाबी शरबत। इरफ़ान ने कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ज़फ़र ने कहा, पी लीजिए। इरफ़ान ने नहीं पिया। इरफ़ान को उस ग्लास को देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था।
ज़फ़र हंसने लगा। कहा, आप भी डर रहे हैं क्या हमसे? ज़फ़र ने वो दोनों ग्लास पिए और ग्लास पीकर वो रसोई घर में चला गया। फिर वो कहने लगा, आप किसी काम से आए थे ना? इरफान को कुछ समझ नहीं आया तो उसने कहा, आपके छत पर कड़ी पत्ते के पौधे हैं, मुझे उनसे कुछ डाल ला कर दे दीजिए, मुझे उनसे कुछ बनाना था। ज़फ़र हंसने लगा। ओह, तो आप कड़ी पत्ते लेने आए थे। ज़फ़र उठकर छत पर चला गया। जैसे ही वो छत पर गया, इरफान फटाफट उसके दरख्त पे खड़ा हो गया। उसने अलमारी के ऊपर झाँका तो वहाँ गुड़िया के पास एक कागज़ पर स्याही से कुछ चीज़ें बनी हुई थी। फिर उसने देखा गुड़िया के गले में एक ताबीज़ भी बंधा हुआ है, अजीब सा ताबीज़। उसने वो ताबीज़ उतारा, वो कागज़ भी उसे अपनी जेब में रखा और वहाँ से चला गया। जैसे ही वो बाहर निकला, ऊपर से ज़फ़र ने देखा और कहा, भाईजान कड़ी पत्ते। इरफान ने कहा, कुछ काम याद आ गया, मैं आता हूँ बाद में। ज़फ़र समझ गया था शायद, और वो हंस रहा था, एक अजीब सी हंसी। जब मुझे उस कागज़ पर लिखे हुए अक्षरों का कोई मतलब समझ नहीं आया तो मैं ताबीज़ और कागज़ लेकर एक मौलवी के पास पहुंचा। मौलवी ने वो चिन्ह देखा और मुझे बताया। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। यह कोई तावीज़ नहीं है इरफान, ये पन्ने पर लिखे हुए निशान बस निशान नहीं है। ये निशान वही है जो काली किताबों में मिलते हैं। लोगों के दिल के अंदर झांक कर अंधेरा बोलता है। उसकी आवाज़ धीमी थी और आँखों में उम्र की परतें झलक रही थी। उसने मुझे बताया, जिस भी जगह से तुम ये कागज़ लाए हो उससे दूर रहो, दूर रहो। मौत लिखी है इस कागज़ पर, सिर्फ तुम्हारी नहीं, बहुतों की मौत। पर कई बार आप अगर कहानियों से दूर भी रहो तो कहानियाँ आपके पास चल कर आती है। अगले दिन मेरी खाला की बेटी सौम्या स्कूल से घर आ रही थी और अचानक ज़फ़र के घर के आगे गिर गई। ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगी। वो ज़मीन पर अजीब तरीके से मरोड़े मार कर लेटी थी। उसके हाथ पैर पीछे गुथ चुके थे। जब मैं उसके पास गया और मैंने उसके सर पर हाथ रखा तो उसने कहा, मुझे ज़फ़र की गुड़िया पुकार रही है, वो मुझे सलाम कह रही है, मुझे बचा लीजिए भाईजान। इरफान ने नज़रें उठाकर देखा, ज़फ़र मुस्कुरा रहा था। इरफान को कुछ समझ नहीं आया तो वो घर गया और उसने वो कागज़ जला दिया। वो कागज़ जलाते ही उसने महसूस किया कि अगले दिन से सौम्या का रंग भूरा पड़ने लगा था। यूँ तो सौम्या दूधिया सफ़ेद हुआ करती थी, पर उसकी हालत बिगड़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो दिन ब दिन सौम्या को कोई जला रहा हो, और चौथे दिन सौम्या का शरीर काला पड़ चुका था, राख की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सौम्या को जिंदा जला दिया हो। मेरा जहन काँप उठा। मैं भागता हुआ ज़फ़र के घर के आगे पहुंचा। मैंने ज़फ़र को आवाज़ मारी। ज़फ़र ने दरवाज़ा खोला। मैंने ज़फ़र का कॉलर पकड़ लिया। क्या किया तुमने? तुमने क्या किया? ज़फ़र मुस्कुरा कर कहने लगा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुमने किया। अपनी बहन को जिंदा जलाया तुमने। इरफान 2 कदम पीछे हो गया। वो डर गया। फिर इरफान को पता चला कि ये शहर में पहली बार नहीं हुआ था। ज़फ़र के घर के 500 मीटर के रेडियस के अंदर ये अक्सर होता था। किसी के घर के आगे कोई कागज़ मिलता, वो उस कागज़ का जो भी हश्र करते उनके घर की बच्ची का वही हश्र होता। अगर उस कागज़ को फाड़ा जाता तो उनकी बच्चियों के टुकड़े पाए जाते। अगर उस कागज़ को जलाया जाता तो उनकी बच्चियों की लाश जीते जी जल जाते। अगर उन कागज़ को पानी में डुबोया जाता तो उनकी बच्चियाँ डूब कर मारी जाती। और ये सिलसिला चल ही रहा था। इरफान का जहन काँप उठा, क्योंकि वो इसे साबित कैसे साबित करे कि एक आदमी बच्चियों पर किसी किस्म का जादू कर रहा था, किसी किस्म का काला जादू फेंक रहा था। एक दिन इरफान से रुका नहीं गया।
वह आधी रात को उठा और ज़फ़र के घर के दरवाजे को पीटने लगा। जब ज़फ़र ने दरवाज़ा खोला वो अंदर चला गया। अंदर जाते ही न जाने उसे क्या हुआ, वो बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो वह एक कुर्सी पर बैठा बंधा हुआ था। सामने ज़फ़र बैठा हुआ था। इरफान ने ज़फ़र से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? पीले मकान का दरवाज़ा अब अंदर से बंद था, इतना मजबूती से जैसे उसके पार कोई दुनिया ही नहीं है। अंदर अंधेरे में ज़फ़र की आवाज़ गूंज रही थी और उसके ठीक बीचों बीच वो गुड़िया, जिसकी आंखें अब लकड़ी से ज़्यादा जिंदा लग रही थी, धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी उंगलियों को मोड़ रही थी। कमरे का तापमान गिर चुका था। सांस लेते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फीली उंगलियां इरफान के पसलियों को जकड़ रही हो। ज़फ़र अब दीवार पर बने निशान को अपनी उंगलियों से छू रहा था। उसकी परछाई उसकी दीवार पर नहीं पड़ रही थी, जैसे उसने रोशनी से नाता तोड़ लिया हो। उसने कहा, अब तीसरा दरवाज़ा खुलने ही वाला है, देखो इरफान, खुलने वाला है। कौन सा दरवाज़ा? मेरी आवाज़ काँप गई। जो सालों पहले बंद हुआ था। उसका चेहरा अजीब सी शांति से भरा था, जिसे मेरी नस्ल ने तलाशा था और जिसे ये गुड़िया सिर्फ रास्ता दिखा रही थी। तुम्हारी नस्ल? तुम्हारी नस्ल क्या है? ज़फ़र ने कहा, आदम की नस्ल, जो अल्लाह की दुनिया से अलग है। हमें आदम ने बनाकर इस दुनिया में भेजा था। मेरे माता पिता आदम के पास जा चुके हैं। या यूं कहो कि मैंने उन्हें आदम के पास अपने हाथों से भेज दिया है। मेरी बहनें भी आदम के पास पहुंच ही चुकी हैं, उनकी बच्चियां भी। अब आदम को बस और 6 बच्चियों की बलि चाहिए और उसके बाद मैं भी आदम से मिल पाऊँगा। मेरे खुदा ने मुझे इसी काम के लिए बनाया है। इरफान की रूह कांप गई। 6 और बच्चियों की जान लेगा ये वहशी दरिंदा। ज़फ़र ने अपनी हथेलियाँ ऊपर उठाई और एक अजीब से सुर में मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा घुमड़ने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य दानव ने कमरे के भीतर चलना शुरू कर दिया है। दीवार में दरारें आने लगी। एक पतली दरार उभरी, काली, अंतहीन। दरार के भीतर से दुआ नहीं पर सिसकने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे बहुत सी लड़कियां चीख रही हो, सिसक रही हो। इरफान ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर छुड़ा नहीं पाया। तभी उसने देखा कि पूरे कमरे में मोमबत्तियाँ जल रही है और पास में घासलेट रखा हुआ है। उसने घासलेट की बोतल को लुढ़काया और मोमबत्ती को उस पर फेंक दिया। पूरे कमरे में आग लग गई। जैसे तैसे उसने अपना हाथ खोला और वो बाहर भागने लगा। ज़फ़र चिल्लाने लगा, चीखने लगा, आदम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आदम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं लौट कर आऊंगा, मेरा मकसद पूरा जरूर करूंगा। इरफान जैसे तैसे घर से बाहर आया और ज़फ़र का घर जलकर खाक हो गया। कुछ दिनों बाद उस घर को तोड़ दिया गया। वो घर म्युनिसिपालिटी के हिस्से आ गया। उस घर पर मस्जिद बनाए जाने का फ़ैसला हुआ और जैसे ही मस्जिद की ईंटें लगने लगी, वहाँ 2 वकील आए एक छोटे बच्चे के साथ। उन वकीलों ने बताया कि उस ज़मीन पर उस बच्चे का हक है। वो ज़फ़र की बहन का बेटा था। इरफान भागते हुए वहाँ आया। उसके हाथ में किताब थी, आदमजात। उसने ये कहानी लिखकर पब्लिश करवाई थी। इस पूरे देश की बेस्ट सेलर बनी थी। जब इरफान ने झुककर उस बच्चे से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ अकेले रहोगे? उस बच्चे ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। इरफान की रूह कांप उठी। उसकी मुस्कुराहट एकदम सटीक ज़फ़र जैसी थी। इरफान ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताया, मेरा नाम आदम है। आदम जफर खान। इरफान की धड़कनें रुक गई। इरफान को हार्ट अटैक आया और वो वहीं मर चुका था। उसके हाथ में वो किताब थी, आदमजात। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ अच्छी लगती है, अगर आपको ये डरावनी कहानियाँ पसंद है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं यहाँ हर हफ्ते नई सीरीज़, नई कहानियाँ डालती रहती हूँ, जो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा।
अगर आप चाहें तो आप अपनी कहानियाँ मुझे इंस्टा पर भी भेज सकते हैं @hi कहानी वाली 12 पर। और मैं आपसे मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ बुधवार शाम को। अपना ध्यान रखिएगा।